आज मैं लेके आई हूँ अर्धवार्षिक आकलन सितंबर 2022 विषय हिंदी आंसर की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है। तो कविता में कवि की आत्मा बिल्कुल कमजोर हो गई है, क्योंकि वह अपने एक प्रियतम पर इतना निर्भर हो गए हैं कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा का जादू किससे टूटने की बात कही गई है। तो उषा का जादू है जो सूर्योदय होने से उषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले तो उषा जो सुबह होती है वो बिल्कुल मनोरम, मन को मोह लेने वाली होती है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तभी उषा का जादू खत्म हो जाता है और जो अच्छी वे हमको मन को मोहने वाली जो प्रकृति थी वो समाप्त हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई। तो इसमें हमें कवि ने बताया था कि सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई, कि भाषा इतनी डिफिकल्ट ले ली कि इंसानों को पता ही नहीं चला कि कौन से वर्ड है, क्या मीनिंग है। तो इससे भाषा के चक्कर में सीधी सादी बात फंस गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते समय बच्चों को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पतंगों की ऊंचाइयां ही उन बच्चों को गिरने से थाम लेती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघ का पानी दे पाठ में मेंढक मंडली का पहला नारा क्या लगाती है। तो हमें ये पाठ पढ़ा था 12th का काली मेघ का पानी दे, उसमें सभी बच्चे सबसे पहले नारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। तो हमारा ऑप्शन घ ठीक करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया। तो पहलवान जो लुटन थे वो श्यामनगर गए हुए थे और वहीं पर उन्होंने एक दंगल लड़ा जिसमें उसने चांद सिंह को हराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7वां, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी। तो पति की मृत्यु हुई तब तो उनके पति 39 वर्ष के थे, लेकिन इसमें भक्तिन की आयु पूछ रखी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन घ अगर आप लगा के होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 29 वर्ष की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी। तो ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही डीपली दिए हुए थे चैप्टर्स को। तो जिस बच्चे ने चैप्टर को पढ़ा होगा वही इसका करेक्ट आंसर जानता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, शैतान का जाल नाम से कुमार के मित्र ने बाजार को संबोधित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है। तो इसमें टेलीविजन दृश्य और श्रव्य माध्यम दोनों है, क्योंकि हम टेलीविजन को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। हमारा 10वां क्वेश्चन है जो हमारे व्यक्ति और माध्यम से लिया गया है, जिसमें है, समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं। तो जो निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें हम अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। हमारे 3 प्रकार के पत्रकार थे, उनमें से इसमें अंशकालिक पत्रकार की हमें परिभाषा दे रखी है। तो ऑप्शन घ हमारा राइट हो जाएगा। अब तक तो देखिए हमने 10 क्वेश्चन जो MCQ थे, जिसमें एक नंबर के थे कि हमें ऑप्शन दे रखे थे। अब हमारे आगे के 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 1 वर्ड है, जिसमें 11वां क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। तो पतंग कविता में कपास कोमलता का, मुलायमता का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गरीबी को क्या कहा है। तो कवि ने गरीबी को गर्बीली कहा है, यानी कि गरीबी भी उसे वो गर्व महसूस कराती है। तो गर्बीली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघ का पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया। तो आर्य समाज का एक थी कुमार सुधार सभा, तो उनका उसे उपमंत्री बनाया गया था, जनेंद्र कुमार जी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी। तो जैसे हनुमान जी राम के सेवक थे, उसी प्रकार जो भक्तिन है उनसे भी अच्छी थी, तो उसमें हनुमान को वो स्पर्धा करती थी। हमारा हनुमान राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली के सभी हिस्सों के नाम। तो उल्टा पिरामिड शैली को हम पहले मुखड़ा होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, लास्ट में उसका समापन होता है। तो ये उल्टी होती है, जैसे हमारे ये पिरामिड दिखते हैं ना, जैसे वो त्रिभुज होता है ना, उसका उल्टा। तो उल्टा पिरामिड शैली में ये 3
उनके मुख्य पार्ट होते हैं। तो हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे जो 2-2 नंबर के हैं 16 से 18 तक। ये हमने किए 1-1 नंबर के। आशा कि आपका आसान रहा होगा पेपर, आपको पूरा आता होगा। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है? तो सूर्योदय से हमारा जो उषा का जो हमें आकर्षित करती है, जो हमारे मन को मोह लेती है, और नील गगन में जो फैली हुई सफेदी है उसका लालनुमा है। और जो जो हमारे कविता में सूर्योदय होने से पहले जो उनके वो बताए गए थे कि एक महिला जैसी जैसे एक सुंदर महिला निकलती है, ऐसे सूर्य किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी जो हमारा वर्णन था वो समाप्त हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के जादू का संक्षिप्त वर्णन। तो बाजार के जादू वैसे तो हमारे पार्ट से रिलेटेड है, लेकिन हम सभी बाजार जाते हैं तो हमें पता होगा कि बाजार का जादू हमें कैसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम सभी चीजों को सोचते हैं हम ये खरीद ले, ये खरीद ले। जैसे हमें कोई चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, वैसे ही हम बाजार के जादू को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। तो हमें बाजार के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना था, जिसमें हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा रंग बिरंगी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। वहां चमक धमक की वस्तुएं होती हैं जो हमें एक जाल की तरह अपनी ओर खींची चली जाती है, हम जिसमें फंसे चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम उसका तो बाजार के जादू का संक्षिप्त नहीं, बहुत ही गहरा वर्णन कर सकते हैं। इसमें संक्षिप्त कहा था, तो इसी हिसाब से इतना क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसनता का बुढ़ापा सुख से क्यों नहीं बीता? तो ये सिल्वर वेडिंग चैप्टर से था 12th क्लास के, जिसमें था कि उसका किशनता का बुढ़ापा, वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने जब तक काम किया उनका नाम नूम था, वो अच्छा जीवन था। लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो उनका सुख से नहीं बीत सका, क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, वो पुरानी परंपराओं वाले थे। और जिस वजह से उनके जो दोस्त थे उन्होंने तो शादी कर रखी थी, तो वो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर कैसे किसनता की मदद करते। तो वो अकेले ही रहते थे, अपने सारे कार्य उन्हें करने पड़ते थे, जिस वजह से उनका बुढ़ापा सुख से नहीं बीता। और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद उनकी जल्दी मृत्यु भी हो गई थी। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से 21, जो हमारे 3-3 नंबर के हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बात सीधी थी का मूल भाव। तो इसमें बात सीधी थी का मूल भाव यही है कि हम अगर कोई बात हम बिल्कुल आसान तरीके से कह सकते हैं तो हम उसे क्यों भाषा के चक्कर में फंसाएं। जैसे हमारा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन में भी था ना कि हमें सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई, तो हमें बात सीधी से मूल भाव यही है कि हमें आडंबरों और अंधविश्वासों में न फंसकर हमें अपनी ऐसी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि जिनसे दूसरे व्यक्ति कुछ उद्देश्य पाकर हमारी बात को समझ सके, ना कि वो बिल्कुल केवल वाहवाही करते रहें और वो जो हमारी जो उद्देश्य हमारी बात को समझाने का वो समझ न सके। तो इसमें यही हमारा मूल भाव हो जाए कि हम जो अपनी बात सीधी स्पष्ट कह सकते हैं, उन्हें भाषा के चक्कर में ना फंसाएं और अंधविश्वास में ना जकड़ें और अपनी बात सहज स्पष्ट कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, काली मेघ का पानी दे संस्मरण का मूल भाव। तो ये भी हमारे पाठ में हमें देखा कि कैसे गांव वाले अंधविश्वासी परंपराओं में पढ़ कर बोल रहे थे कि हम पहले मेघ को पानी देंगे जितना वो हमें उससे 2 गुना देगा। अगर हमारे पास कोई वस्तु कम है, हमें उसकी जरूरत है, तो हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है कि साइंस ने प्रूफ किया है, ये सारी अंधविश्वासी बातें, इनसे कुछ नहीं होता। तो हमें जितना पानी था, जैसे वहां के बैल भी भूखे थे, उनके बूढ़े व्यक्ति भी पानी के बिना तरस रहे थे, और वहां के लोग मेंढक मंडली पर छोटे छोटे बच्चों पर पानी फेंक रहे थे, तो वो गलत था। तो हमें उनसे उनका मूल भाव यही है कि हमें अंधविश्वासों में नहीं जकड़ना चाहिए। जो कम चीज है हमने उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या रुचि थी? तो बचपन में लेखक को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, उसको 5वीं कक्षा से ही उसके पिता ने उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था कि ये अब ये खेती बाड़ी में लग जाएगा। लेकिन जो आनंद जी हैं, जो पाठ के लेखक, वो मानते थे कि लेखक का मत यही था कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों में काम करके कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। वे मानते थे कि खेतों में गड्ढे में जिंदगी तो गड्ढे में धकेली जा रही है, अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी की जाएगी, व्यापार में हमारे सफल हो सकते हैं। और जैसे कि अब हम भी देखते हैं कि हमारे पढ़ाई बिना हमारा कहीं कुछ नहीं है, अभी इतना महंगाई जी जा रही है कि पढ़ाई तो करनी जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरिवंश राय बच्चन या गजानन माधव का जीवन परिचय, जिसमें मैं आप स्क्रीन पर हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय देख रहे होंगे, जिसमें कुछ उनका जीवन है कि उनका जन्म इलाहाबाद में 1907 में हुआ था, उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। और उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश,
एनी अदर्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शैली, उनकी भाषा शैली खड़ी बोली का इस्तेमाल किया उन्होंने, उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया है और गीति शैली भी उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, जो लास्ट क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, 22 और 23 मार्क्स, जिसमें 23 का क्वेश्चन था कहानी नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है। तो कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन में कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके दृश्य बनाए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार बनाए जाते हैं। एक स्थान और समय पर घट रही घटना को एक दृश्य में लिया जा सकता है और ऐसे दृश्य बनाए कि फर्स्ट दृश्य का सेकंड दृश्य से मेल खाए, आपस में वे लगे कि ये दृश्य हैं। और हम कह सकते हैं कि दृश्य विभाजन करते समय कथाक्रम और विकास का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और दृश्य स्थान और समय पर घट रही घटना को अलग दृश्यों में बांट दिया जाना चाहिए कि जिससे सब कुछ मिक्सअप ना हो, अलग अलग सभी व्यवस्थित जो घटनाएं हैं वो दिखती रहें। और हमने अपनी ये कहानी का नाट्य रूपांतरण व्यक्ति माध्यम में देखा ही था कि हामिद की कहानी थी ना, वो लास्ट में वो दृश्य विभाजन करने थे उनके चित्र हमें देखकर। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन था। आशा कि आप ये कर के आए होंगे, क्योंकि केवल अपने दिमाग में नाट्य रूपांतरण करते समय आपको किन की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे दृश्य विभाजन करेंगे, वही लेकर चलना था। और वेरी इजी एंड आई होप वेरी बहुत अच्छा रहा होगा आपका पेपर। थैंक्स एंड कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।